नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के ख़ास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर में जहां से हिंदी गज़ल को मिला है एक शानदार नाम। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, अपने इरादों को इतनी ऊंची उड़ान देने वाला सिर्फ एक ही नाम है और वो है दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत की धड़कनों में बसा था भोपाल। पुरानी कहानियों और ग्रंथों पर यकीन करें तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले का ये इलाका दुष्यंत और शकुंतला के दास्तान का गवाह है। और इन दोनों के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत का जन्म इसी जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ। गांव की ये कोठी दुष्यंत के परिवार की शानो शौकत का गवाह है। रौबीले पिता चौधरी भगवत सहाय और मां राम किशोरी ने बेटे को जब ये नाम दिया तो सारी उम्र दुष्यंत उस पर फख्र करते रहे। रईसी ठाट बाट वाले पिता को उर्दू शायरी का शौक था, लेकिन दुष्यंत पर असर पड़ा अपनी मां का। वो एक शानदार महिला थी। दुष्यंत उन्हें बीबी कहते थे। प्राइमरी स्कूल तक नजीबाबाद में पढ़े। इसके बाद नहटौर और चंदौसी में पढ़ाई। वहां से 12वीं पास की। यह आजादी के 1 साल बाद यानी 1948 की बात है। तब तक दुष्यंत तबीयत से कुछ आजाद नजर आने लगे थे। कैरियर से लेकर जाती मामलों में पिता से उनकी राय अलग दिखने लगी थी। अलबत्ता वो संस्कारों की सीमा नहीं लांघती थी। इसी दौर में एक बड़ी घटना हुई जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल तो पिता की समस्या बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने की थी। इस वजह से उन्होंने 18 साल के दुष्यंत के लिए अपने एक परिचित परिवार की सुंदर सी लड़की देखी और 30 नवंबर 1949 को 16 साल की राजेश्वरी को दुष्यंत ब्याह कर घर ले आए। राजेश्वरी के प्यार में डूबे दुष्यंत ने शादी के अगले ही दिन यानी 1 दिसंबर को दुल्हन को एक कविता भेंट कर दी। उसका कुछ हिस्सा इस प्रकार है। वो चपल बालिका भूली थी, कर रही लाज का भार वहन, झीने घूंघट पट से चमके, दो लाज भरे सुरमई नयन। मेरी एक बड़ी बहन जो है, कज़न जो थी मेरी, वो बिजनौर में उनकी शादी हुई थी। तो वहाँ पर ये तो कम आते जाते थे, पिताजी बहुत आते थे। तो उनसे पूछा होगा उन्होंने कि भाई आपका कोई बेटा है? कि बोला हाँ है। शादी लायक है? बोले हाँ है। तो बोले कि फिर हमारी एक बहन है, हमारी बड़ी बहन ने पूछा। बोले ठीक है, देख लेंगे ऐसा कुछ। तो फिर सगाई वगाई हुई, शादी हो गई। और पिता अब दुष्यंत को डिप्टी कलेक्टर देखना चाहते थे, लेकिन दुष्यंत साहित्य में हाथ आजमाना चाहते थे। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, पत्नी का खर्च भी उठाना था और पत्नी उस समय ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दुष्यंत के पिता ने उनका भी एडमिशन करा दिया। वो ससुराल में रहकर पढ़ रही थी और दुष्यंत इलाहाबाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए जा पहुंचे। पिताजी दोनों का खर्चा उठा रहे थे। इलाहाबाद से हिंदी में एमए की पढ़ाई के दौरान ही वो सिविल लाइंस इलाके में 2 कमरे का छोटा मकान किराए पर ले चुके थे। पत्नी को ले आए थे और बाद में पिता भी बन गए। आखिर पिता से कब तक पैसे लेते? कीरतपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी भी मिल गई, लेकिन पैसे बहुत कम थे।
और मन नहीं लग रहा था, सो नौकरी छोड़ दी और मुरादाबाद से बीटी किया। बीटी यानी कम से कम शिक्षक बनने की गारंटी तो थी ही। बेरोजगार दुष्यंत की मदद की हरिवंश राय बच्चन ने और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। वेतन था 250 रुपए प्रति माह। जिंदगी करवट ले रही थी। दिल्ली के करोल बाग में हिंदी के जाने माने कवि भवानी प्रसाद मिश्र के साथ मिलकर एक मकान किराए पर ले लिया। तब इन दोनों की कंपनी में मोहन, राकेश और कमलेश्वर भी शामिल हो चुके थे। फिर तो इस चौकड़ी ने जमकर धमाल किया। परिवार भी बाद में साथ रहने आ गया, लेकिन महंगाई इतनी थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया। उपाय खोजा गया। तय ये हुआ कि परिवार को मेरठ में रखें और वहां से रोज दिल्ली आएं। खर्च इसलिए अधिक था क्योंकि छोटे भाई मुन्नू जी, पत्नी राजेश्वरी और बेटे बेटी सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी शुरू हो गई थी। किसी तरह दिन कट रहे थे। इसी बीच भोपाल तबादला हो गया और तब से दुष्यंत भोपाली हो गए। उनको रहने के लिए बोले कि सबसे अच्छी जगह यही है, ना तो यहाँ दिल्ली जैसी भीड़ है, ना कोई ऐसी परेशानी है, सभी सुविधाएं हैं। जो उपन्यास हैं वो भी भोपाल में रहकर लिखे गए। तो एक प्रकार से ये तो आप कह ही सकते हैं कि भोपाल उनके जीवन का सबसे अहम अध्याय है। भोपाल को काट करके दुष्यंत को नहीं देखा जा सकता। भोपाल उन्हें ऐसा भाया, जिंदगी छोड़ दी, शहर नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक भोपाल दुष्यंत के सीने में धड़कता रहा। आज भी उनका परिवार भोपाल में है। 2 बेटे हैं। बड़े बेटे आलोक बैंक में और छोटे बेटे सेना में हैं। बेटी अर्चना अब नहीं रही, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गई। आलोक की पत्नी ममता अपने जमाने के मशहूर लेखक और पत्रकार कमलेश्वर की बेटी हैं। कमलेश्वर दुष्यंत के जिगरी दोस्त थे। भोपाल के टीटी नगर में ये परिवार दुष्यंत की यादों के साथ रहता है। एक बार दिल्ली आए और उन्होंने मम्मी से कहा कि सामान बांधो और चलो। तो मम्मी ने कहा नहीं, आ जाने दो, मतलब पापा को कि आ जाए तो अब हम चलते हैं। बोले वो आ जाएगा, उसको आना होगा तो आ जाएगा। तो मुझे शायद ऐसा ध्यान है कि मुझे उन्होंने गोदी में उठाया। मम्मी ने कहा कि उसके पास तो जूते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोले नहीं, वो सब ले लेंगे भोपाल में। और स्टेशन गए हम लोग को लेके, मम्मी और मुझे। और ट्रेन में उस समय वो नहीं होती थी, मतलब खिड़कियाँ खुली होती थी पूरी और बार्स नहीं लगे रहते थे। तो इतनी भीड़, रिजर्वेशन तो था नहीं। तो मुझे मम्मी को किसी तरह उन्होंने चढ़वाया, फिर मुझे मम्मी को पकड़ाया और ख़ुद उसी खिड़की से चढ़े और ऊपर वाली बर्थ पे बैठ गए। और सबको मतलब जगह करने के लिए, मम्मी को बैठने के लिए सबको बीड़ी बांट दी कि भाई जगह दे दीजिए मम्मी को। मुझे, मेरी स्मृति में थोड़ा सा वो है कि, और मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया था उन्होंने। पापा से जब भी बातें होती थी, एक तो उनसे सरप्राइजिंगली रिश्ते बड़े अनौपचारिक थे, बड़े इनफॉर्मल थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे कुछ पिता घर में घुसते हैं और घर में सुई पटक सन्नाटा हो जाता है, इस तरह का कुछ नहीं होता था। बल्कि ये होता था कि उन्होंने सुबह जाते जाते कहा कि आलोक, आज तुम्हारा और अर्चना का जो है शाम को एक कंपटीशन होगा, उसमें से जो तुम्हें जीतेगा फिर वो उसको पुरस्कार मिलेगा। और कंपटीशन कहाँ का कि उन्होंने कहा साहब तुम एक बच्चन जी की कविता याद करोगे और तुम एक फलां किसी की कविता याद करोगे। और मुझे याद है, कविता आज भी याद है, मतलब वो कविता उस समय की याद की हुई। अभी आपसे बात करते करते मैं बिल्कुल रोमांचित हो रहा हूँ, मुझे अचानक एकदम याद आ गई। और शाम को जो है वो इस तरह की हो रही। तो ऐसा नहीं था कि पापा अपने दोस्तों में ही पूरे समय, अब वो साहित्य के लिए भी समय निकाल लेते थे, वो अपने दोस्तों के लिए भी समय निकाल लेते थे। वो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए तो समय था ही कहीं ना कहीं, कभी संडे या कहीं बीच में निकाल लेते थे। हम टाइम मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद भी अमल नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें करने के बाद भी।
कितनी सीमित जिंदगी थी, 42 साल की उम्र में चले गए, काफी चीजें कर कर आके चले गए। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुँच कर कपड़े बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। स्कूल में पढ़ते थे दुष्यंत, तभी से रिश्ता बना शब्दों के साथ। कहानियां लिखते, समीक्षाएं करते, उपन्यास भी लिखे, लेकिन मजा तो आया कविताओं में, और इन कविताओं ने करोड़ों लोगों को दुष्यंत का दीवाना बना दिया। दुष्यंत भोपाल तो आ बसे थे रोजी रोटी के चक्कर में, लेकिन शब्दों की दुनिया में तो वो जा बसे थे बचपन में। शायद 8वीं में पढ़ रहे होंगे। अपने एक सौतेले भाई की जवानी में अकाल मौत के बाद उन्होंने कहानी लिखी आघात। एकदम शुरुआत थी। तब वो दुष्यंत नारायण त्यागी विकल के नाम से लिखते थे, और इसी कहानी को आधार बनाकर पहला उपन्यास लिखा, आंगन में एक वृक्ष। इसी दरमियान कुछ भाव कविताएं बनकर भी निकले, लेकिन किशोर मन उस समय बिलख उठा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये दिवस रहेगा याद सदा, इस दिन सारा जग रोया था, वो शांति देव, वो स्वर्गदूत, वो इसी दिवस तो खोया था, वो कोष लुटा था इसी दिवस, युग युग से जिसे संजोया था। और देखिए राष्ट्रपिता को दुष्यंत की एक और श्रद्धांजलि। ये कैसा भीषण वज्रपात, सहसा हृदय गति हुई मौन, विश्वास नहीं होता इस पर, ये बार बार कह रहा कौन, सो गया सदा के लिए आज, चिर अविनाशी से गांव संत, किस दुर्दिन में इस भारत की मानवता का हो गया अंत, है बिलख रहा जन जन का मन, गम में डूबे सब दिग दिगंत, कैसा स्वतंत्र स्वाधीन देश, कैसी होली कैसा बसंत। देश राष्ट्रपिता के अचानक चले जाने के दुख में डूबा हुआ है, और दुष्यंत देश को जगा रहे हैं। ये सोने का काल नहीं है, जागो देश पुकार रहा है। आज जवाहर सा सेनानी सारा बोझ संभाल रहा है, और पटेल सा वीर तीर से दुश्मन को संहार रहा है। पढ़ने के लिए दुष्यंत ने घर छोड़ दिया था, और वो अब लिख रहे थे दुष्यंत परदेसी के नाम से। एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य बना चुके थे उस दौर के शिखर कवि सुमित्रानंदन पंत को। पहली पांडुलिपि भी उन्हीं के चरणों में रख दी, कुछ ये कहते हुए कि जिनके पद चिन्हों को देख हुआ है चलने का अभ्यास, उन्हीं के चरणों में सस्नेह समर्पित मेरा प्रथम प्रयास। जवान होते दुष्यंत आजादी के बाद देश को भी जवान होते देख रहे थे, उस दौर का बयान कर रहे थे। भारत के लिए एक सपना भी उनकी आंखों में था। कभी मत गाओ गाने गीले, कभी मत देखो स्वर्ग सजीले, निज साहस उद्योग लगन से भारत स्वर्ग समान बना दो, कभी तुम ऐसा गान बना दो। मगर एक दुष्यंत और भी था जो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए
उतना ही संवेदनशील था जितना अपने प्यार को लेकर। वामपंथी विचारों का असर था, दिल में किसानों का दर्द था। जवान होते हिंदुस्तान की नींव में महसूस हो रही कुछ बीमारियों से भी परेशान था दुष्यंत। कुछ नमूने देखिए। काश मैं भगवान होता, तब किसानों पर किसी का यूं ना अत्याचार होता। तब न ले हल बैल तपती धूप में वो दीन चलता। तब न यूं मजदूर पैसे के लिए मजबूर दिखता। तब न रोटी की फिक्र में इस तरह मजदूर बिकता। काश मैं भगवान होता। और किसान के लिए भाव भी दुष्यंत का ही है। उठ जाग, आज तो है किसान, हीरे मोती रुपए पैसे जिनके चरणों में पड़े हुए। तू सोच तनिक सबके सब हैं तेरे बल पर खड़े हुए। तू निश्चल भोला भाला है, तूने जग से धोखा खाया। तू जिनके भरता है पेट, उन्हीं के अत्याचारों का निशान। उठ जाग, आज तो है किसान। इस अलबेले शायर के मन की मजबूती देखिए। कहते हैं, हम सब समान हैं भारत में, मजदूर राज्य दिखला देंगे। पूंजीपतियों के छीन सभी आसन, किसान बिठला देंगे। और 1949 में वो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले नेताओं पर हमला बोलते हैं। अधिकारों की कुर्सी पाकर वो हुए महामत वाले हैं। क्या यही था राम राज्य जिसको हमने अपना लक्ष्य बनाया था? क्या ये वही स्वराज है जिस पर अपना खून चढ़ाया था? वीर भगत सिंह चंद्रशेखर बापू इसके हित बलिदान हुए। जलियांवाला बाग होम क्या इसके लिए कराया था? और अब हम सुनाते हैं दुष्यंत की वो दास्तान जो उनका एक नया रूप सामने लाती है। यह शादी से पहले की बात है। जवान हो रहे दुष्यंत की जिंदगी में एक लड़की दाखिल हुई। दोनों शादी करना चाहते थे। इस बीच दुष्यंत ने अपने प्रेम प्रसंग पर एक कहानी लिख दी। एक पत्रिका में वो कहानी छप गई। छपते ही जंगल में आग की तरह यह कहानी फैल गई। लड़की के घर वाले दुष्यंत के पास आए और कहा वो लड़की से शादी करें। दुष्यंत जाकर पिता से अड़ गए। बोले शादी तो इसी लड़की से करूंगा। पिता खफा। शीत युद्ध चला लंबा। हार कर दुष्यंत ने हथियार डाल दिए। बाद में उस लड़की को लंबी चिट्ठी लिखी और माफी मांगी। इस जीवन की और ना आशा, लौट रहा प्यासा का प्यासा। करा मुझे विषपान जो सकती, तू मेरा दुख जान न सकती। दुष्यंत ने अपने इस प्रेम को पत्नी से भी नहीं छिपाया। जो नहटौर में कोई मतलब उससे वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। एक थी लड़की जो कि शायद उनके साथ पढ़ती थी या कहीं पढ़ती और होगी कहीं, पर उसके लेटर्स वगैरह मैंने भी देखे थे। दिखाते थे, वो दिखाते मतलब इकट्ठे थे, तो वो लेटर्स तो मैंने भी पढ़े थे। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। दुष्यंत का सोच पक रहा था। इसे आकार देने के लिए मासिक पत्रिका निकाली, पुकार। ये पत्रिका चंदौसी के गोलागंज मोहल्ले से छपती थी। करीब 1.5 साल तक ये लगातार छपी। इसी दरमियान एक दिन एकलव्य को द्रोणाचार्य के दर्शन हो गए। तारीख थी 29 मार्च 1954। इलाहाबाद में कवि सम्मेलन। मंच पर संचालन कर रहे थे द्रोणाचार्य सुमित्रानंदन पंत। सुबह सालाना परीक्षा का पेपर था और कवियों में दुष्यंत का नंबर 8वां था। रात 12 बजे के बाद नंबर आया। कविता पढ़ी, 10 रुपए मिले। गुरु ने शाबाशी दी।
इसके बाद भागकर दुष्यंत ने सारी रात परीक्षा की तैयारी की। सुबह पेपर दिया और अव्वल नंबर पाए। क्यों ना आते, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद जो था। इसी कवि सम्मेलन में मंच पर थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, राजनारायण बिसारिया और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कई बड़े नाम। इलाहाबाद रास आने लगा। दोस्तों की मंडली में कमलेश्वर और मोहन राकेश के अलावा राजेंद्र यादव और मार्कंडेय भी जुड़ गए। उपेंद्रनाथ अश्क, रमानाथ अवस्थी और अमृत राय जैसे धुरंधरों के संपर्क में वो पहले से ही थे। कवि सम्मेलनों में भी जाते थे। कवि सम्मेलनों में जाना उन्होंने कभी ख़त्म नहीं किया, लेकिन वह इधर भी जो राजमाइश कर रहे थे नई कविता की तरफ, क्योंकि इलाहाबाद नई कविता का केंद्र था उन दिनों ही वो परिमल था, धर्मवीर भारती थे, वहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा थे, बाकी सारे लोग थे। राम कुमार वर्मा विभागीय अध्यक्ष हुआ करते थे जो एकांकी नाटक के जनक थे। तो ये पूरा वातावरण एक था। उस वातावरण में वो माने अपना विकास करते रहे। इन्हीं दिनों उनकी पहली किताब आई, हिंदी गीति काव्य। साहित्य में इस किताब की काफी चर्चा हुई, लेकिन धूम मची 1957 में। उस साल दुष्यंत का पहला काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह के बाद उन्हें आकाशवाणी में नौकरी मिली थी। इसके बाद दुष्यंत ने सारा लेखन भोपाल में किया। आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल, जलते वन का बसंत, दोहरी जिंदगी, मन के कोण, मसीहा मर गया, एक कंठ विष पाई और सुपरहिट साये में धूप। साये में धूप पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन एक कंठ विष पाई वो शानदार रचना है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। एक अंधा युग धर्मवीर भारती का है, एक कंठ विष पाई दुष्यंत का है और एक मुक्ति कथा प्रभात कुमार भट्टाचार्य की है। ये 3 काव्य नाटक हैं। बाकी लिखने को तो बहुत से लिखे गए हैं। इस एक कंठ विष पाई का जो स्पान है, उसका जो विस्तार है, उसका जो गंभीरता है, उसमें जो शास्त्रीयता है और उसमें जो द्वंद्व है, सबसे बड़ा प्रश्न जो उसने ये उठाया है कि हम सब लोग जो एक नई परंपरा की बात करते हैं, एक नए मूल्यों की बात करते हैं, नए युग आस्था और सबकी बातें करते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हम उन्हीं से चिपक जाते हैं, उन्हीं को हम लादे हुए घूमते हैं और वो परंपरा हमारे पीठ पर बोझ बन जाती है। हम उसी से मुक्त नहीं हुए पाते। आवाजों के घेरे में दुष्यंत लिखते हैं, मैं जो जीता हूं गाता हूं। मेरे जीने गाने कवि कहलाने का क्या मतलब, जब मैं आवाजों के घेरे में पापों की छायाओं के बीच आत्मा पर लादे हूं बोझ, जब मैं सोते सोते जाग जाग कर रोता हूं, तकिए में सर धुनता सुनता हूं आवाजें आवाजें आवाजें। आज से 50-60 साल पहले रेडियो में काम करने वाले लोग आज की भाषा में कहें तो स्टार से कम नहीं होते थे। लोग उन्हें आवाजों से पहचानते थे और सर पर बिठाते थे। और फिर आवाज अगर दुष्यंत की हो तो लोग दीवाने क्यों ना हो। आप भी सुनेंगे इस शानदार आवाज की दुर्लभ रिकॉर्डिंग को। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठे। और एक दौर ऐसा भी आया जब शब्द और सुर के सितारे को लगा कि रेडियो के वट वृक्ष के नीचे वो कहीं गुम हो जाएगा
तो एक झटके में आकाशवाणी को अलविदा कह दिया। ये सरकारी व्यवस्था थी, उससे वो काफ़ी परेशान हो जाते थे और कभी कभी सोचते भी थे कि सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, इसमें बहुत बंधन है, क्योंकि बंधन उन्हें अच्छा नहीं लगता था कोई भी। रेडियो से नाता टूटने के बाद भी उनकी आवाज आकाशवाणी पर सुनाई देती रही। वो अक्सर कार्यक्रमों की समीक्षा करते थे और इस दौरान उनका स्वर तो शांत होता था, मगर शब्द बेहद तीखे। जरा सुनिए। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज आकाशवाणी ने मुझे अपने कार्यक्रमों की आलोचना के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ कि सीमित साधनों के साथ इस तरह के दैनिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना एक मुश्किल काम है। इसमें कई खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि संयोजक कहीं समस्या की गहराई में न जाकर सतही चीजों में उलझ जाए तो प्रोग्राम का मकसद खत्म हो जाता है। आकाशवाणी के कुछ कार्यक्रमों को सुनकर लगता है कि आकाशवाणी में अभी भी स्पोकन वर्ड के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा गया है। अभी भी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कैसे कहा जा रहा है और कैसे कहा जाना चाहिए, या जो शब्द आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है उसका क्या असर होगा और कुछ असर होगा भी कि नहीं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा प्रोग्राम उनकी नजर उनका शहर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदी गजल के राजकुमार दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत ने लिखा और खूब लिखा, जमकर लिखा, लेकिन पहचान बनी तो एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम की हर खराबी से लड़ने और उसे हराने का हौसला रखता था। दुष्यंत की साफगोई और निर्मल झरने जैसा मन, गुस्सा आ जाए तो आसमान सिर पे उठा लें और उतर जाए तो मासूम बच्चे की खिलखिलाहट को भी मात करें। ऐसा था दुष्यंत का मिजाज और वो उसकी गजलों में साफ साफ नजर आता है। बीता हुआ कल था ऑल इंडिया रेडियो। दुष्यंत सड़क पर, मस्तमौला और फक्कड़। उनकी इसी अदा पर दोस्त फिदा थे, लेकिन फिदा होने से पेट नहीं भरता। मध्य प्रदेश सरकार के भाषा संचालनालय में उप संचालक पद के लिए अर्जी लगा दी। साक्षात्कार हुआ, नतीजा कुछ नहीं। दुष्यंत परेशान। इसी बीच एक और संदेश मिला, साक्षात्कार के लिए फिर आइए। दोबारा गए। दरअसल हुआ यह कि जिस नौकरी के लिए अर्जी लगाई थी उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए उन्हें काबिल पाया गया। दुष्यंत बड़े अफसर बन गए। क्या आज के जमाने में यह मुमकिन है? कुछ साल बाद वो प्रथम श्रेणी अधिकारी थे, लेकिन दुष्यंत तो था आम आदमी का दुष्यंत। अफसर कैसे बनता? जब मैं मंत्रिमंडल में था तो वो भाषा विभाग में थे और मैं भी भाषा विभाग का मंत्री था। मुंह फट तो मैं उनको नहीं कहता, लेकिन अपनी बात को बहुत ढंग से कह सकते थे और कहने में संकोच नहीं करते थे। बातचीत के संवाद जब वो करते थे, मिलना जुलना होता था, तो एक दो विनोद जरूर करते थे और विनोद सहते भी थे। उनके विनोद में व्यंग का पूरा पुट होता था। कुली से लेकर कबाड़ी तक और संतरी से लेकर सांसद तक सभी दुष्यंत की मंडली में। किसी ने नखरे दिखाए तो मंडली से आउट। एक बार अपने विभाग के आईएएस सचिव से रार ठान बैठे, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। सचिव ने हार कर दुष्यंत से समझौते की बात चलाई। दुष्यंत ने मना कर दिया। कहा, जब तक सरकारी महकमे में यह घटियापन खत्म नहीं होता तब तक आपके खिलाफ यह होता रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। देश की राजनीति में उनकी बड़ी धाक थी। नेहरू जी के खास थे और राजनीति के
चाणक्य कहे जाते थे। उन दिनों बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुलिस फायरिंग में मारे गए। वो आदिवासियों में बेहद लोकप्रिय थे। दुष्यंत ने एक लंबी कविता लिखी। उसका कुछ हिस्सा इस प्रकार है। मैंने सोचा था जब किसी को दिखाई नहीं देता, मैं भी बंद कर लूं अपनी आंखें, न सोचूं एक ज्वालामुखी फूट रहा है, घुल जाने दूं लावे में, तड़प तड़प कर एक शिशु प्रजातंत्र का भविष्य, जो मेरे भीतर मीठी नींद सो रहा है। इस कविता पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया। कहा, आइंदा ऐसा मत लिखना। दुष्यंत बोले, आप भी कवि हैं, इस घटना पर आप होते तो क्या लिखते? डीपी मिश्रा ने दुष्यंत को चाय पिलाई और विदा कर दिया। यह था दुष्यंत का अंदाज और तेवर। 70 से 80 का दशक, देश ने देखा एक नया दुष्यंत। तमाम अखबार और पत्रिकाओं के पन्नों से लपटें निकल रही थी। धर्मयुग, सारिका, कल्पना, साप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमान के पन्ने दुष्यंत को सलाम कर रहे थे। ऐसे में दुष्यंत की अनमोल कृति साये में धूप बाजार में आई, आते ही धूम मचाई। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त बरसों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना। लोग दुष्यंत की गजलों के दीवाने हो गए। आम आवाम ने पहली बार गजल को आंदोलन बनते देखा। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आप साये में धूप की सारी गज़लों को देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा कमाल उन्होंने किया है कि जितने बिंब लिए हैं वो सब नई कविता से लिए, और हाँ, और बात जो कही है वो गज़ल की कही है। इस दो चीज़ों, दो विरासतों को मिला दिया है उन्होंने। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चरागाह मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो किसी कोई शिखर सम्मान उसे नहीं मिला, कोई कालिदास सम्मान नहीं मिला जो राज्य शासन के मिलते हैं या संस्थानों के जो मिलते हैं, वो नहीं मिला उसका, और अच्छा हुआ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा ये गर्व से कह सकता है यदि दुष्यंत कहना चाहे तो, और बल्कि कह रहा है वो कि तुम्हारे प्रतिष्ठानों के, तुम्हारे सरकारों के और इन सब के पुरस्कारों के को ठेंगा बताता हुआ मेरा साहित्य है, मेरी प्रतिष्ठा है। खंडहर बचे हुए हैं,
इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया। हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। लेकिन दुष्यंत की गजलों में सिर्फ आम आदमी का गुस्सा नहीं था। तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी। अरे हम ही खा लेते, सुबह को भूख लगती है बहुत। तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। उनमें इंसानियत से जुड़ी तमाम संवेदनाएं थीं। अपनी गजल के बारे में वो लिखते हैं, मुझे अपने बारे में कभी मुगालते नहीं रहे। मैं मानता हूं मैं गालिब नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि मेरी तकलीफ गालिब से कम है या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया है। मैं तो ये मानता हूं कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों जब अपने ऊंचे सिंहासनों से उतरकर आम आदमी के पास आती हैं तो उनमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दुष्यंत को हिंदी गजल का राजकुमार यूं ही नहीं कहा जाता। वो जब गुस्सा छोड़ प्रेम के प्रतीकों पर आते हैं तो बेजोड़ शायर बन जाते हैं। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, तू किसी गुजरती है, मैं किसी फूल सा थरथराता हूँ। मगर क्या आपने दुष्यंत के उपन्यास, कहानियां और नाटक पढ़े हैं? यदि नहीं तो सुनिए एक रेडियो नाटक का ये छोटा सा हिस्सा, दर्द और धुआं। विमला, तोड़ दो इन दीवारों को, उतार फेंको ये जुआ। तुम्हें हंसने नहीं देता, तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता, तुम्हें आजादी से जीने नहीं देता। जिंदगी को वही भोगता है जो उसे बदलने की ताकत रखता है। काश मैं ऐसा कर सकती राकेश। हर चीज का एक वक्त होता है और हर कदम का एक मकाम। अगर कदम तय वक्त में उस निश्चित मकाम पर नहीं पड़ते तो बहक जाते हैं। और आज मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे सामने जिंदगी को बदलने का नहीं, उसे बर्दाश्त करने की मजबूरी है। ऐसा ना कहो विमला, जिंदगी बड़ी नेमत है। चाहे कितनी मजबूरियां, चाहे कितने दर्द और चाहे कितनी दीवारों से घिरी हो, आखिर जिंदगी हमें कुछ ना कुछ देती ही है। क्या देती है? जिंदगी के लिए सूना सूना आसमान जिसमें रोशनी की एक किरण तक नहीं। आखिर ये जिंदगी हमें देती क्या है? ये आदमी को हर हालत में जिंदगी का रस लेना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। क्या तुम्हारे भीतर रवायतों से लड़ने की ताकत भी नहीं है? ताकत सब में होती है राकेश, मेरे अंदर भी है। मैं भी आज अपने ब्याह के 5 साल बाद सामाजिक मर्यादा को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ।
मगर मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति का भरोसा एक ऐसी बाधा है जो मेरे पांवों पर नहीं, मेरे संस्कारों पर चोट करता है। और सिर्फ पांव जख्मी होते ना तो मैं घिसट कर भी तुम्हारे सहारे ये जिंदगी काट लेती, मगर जख्मी संस्कार लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे गलत न समझो विमला, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि मुझे लगा कि तुम जिंदगी से कोई समझौता नहीं कर पा रही हो। शायद ये सच है, मैं वाकई जिंदगी से कोई समझौता नहीं कर पाई। मैंने अब तक पति से प्यार का जो नाटक किया, अगर उसका एक अंश भी मेरी जिंदगी में उतर जाता तो शायद मैं सुखी हो जाती। पर अब मैं ना इन लोगों के साथ जी सकती हूं और ना इन लोगों के बगैर। ना प्रेमिका की तरह रह सकती हूं, ना मां के रूप में। जरा सोचो कितनी तकलीफदेह स्थिति है कि मैं ना उनकी हूं और ना तुम्हारी। ना मैं जी रही हूं, ना मैं मर रही हूं। जी हाँ, ये वही दुष्यंत कुमार हैं जिन्हें सारा देश व्यवस्था से लड़ने वाले एक गुस्सैल शायर के तौर पर जानता है। आज भी साये में धूप की गजलें लोगों को बेचैन कर देती हैं। खून में हरारत होती है, दिल, देह और दिमाग झंझना जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी जमहूरियत और मजबूत होती है। रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है। सिर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। लेकिन जब आप उनका सारा लेखन पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तो लगता है कि हर फन में दुष्यंत बेजोड़ हैं। उस दौर में इस तरह की प्रतिभा वाले लोग फिल्मी दुनिया की तरफ कूच कर जाते थे। दुष्यंत को भी फिल्मी दुनिया से कई बार न्योता मिला, लेकिन उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक आध बार सोचा तो सही कि मैं भी जाके कमलेश्वर के साथ रहूं और वहाँ पर बॉम्बे चलते हैं, वहीं रहेंगे। लेकिन हम सबको भी एक तो भोपाल बहुत पसंद था और शायद वो भी दिल से ये चाहते हों कि हम भोपाल में ही रहें, तो इसलिए फिर वो नहीं गए। महानायक अमिताभ बच्चन के पिता से उनका सीधा संपर्क था और जया बच्चन के पिता उन दिनों भोपाल में एक राष्ट्रीय अखबार के संवाददाता थे। जया तो बचपन से ही उन्हें घर आते जाते देखती थीं। अक्सर दुष्यंत अमिताभ और जया को उनकी एक्टिंग पर चिट्ठी लिखकर अपनी राय देते थे। ऐसे ही एक खत का ये हिस्सा देखिए। प्रिय अमित, फिल्म दीवार देखकर ये चिट्ठी लिख रहा हूं। इतना जबरदस्त अभिनय किया है कि वो अभिनय लगता ही नहीं। आनंद के बाद इस फिल्म में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है और आत्मविश्वास किसी भी कलाकार की बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए तो शशि कपूर जैसा सितारा तुम्हारे आगे बौना नजर आ रहा था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। उन दिनों तुम छोटे थे। मैं तो बच्चन जी की कविताओं को ही उनकी संतान मानता था। मुझे क्या पता था कि रचनाओं की तरह उनकी एक संतान का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसका प्रशंसक हो जाऊंगा। जया को मेरा स्नेह देना। बचपन से ही उसे भी इसी तरह बड़ा होते देख रहा हूं। तेजी जी और बच्चन जी को मेरा प्रणाम। तो फिल्मों में दुष्यंत को न जाना था न गए, लेकिन उनकी गजलें कई फिल्मों का हिस्सा बनी हैं। ये जुबान हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती।
तरह तरह के लोग थे, सारे के सारे औघड़ और फक्कड़। कुछ चले गए और कुछ जाने की कतार में। उनसे दुष्यंत का नाम भर लीजिए, वो एकदम जवान हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल दुष्यंत की गलियों में खो जाते हैं। मैं जैसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। ये हैं विजय बहादुर सिंह, हिंदी के जाने माने समालोचक और दुष्यंत के दोस्त। दुष्यंत अचानक छोड़कर चले गए तो उनका सारा साहित्य लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी स्वीकारी। कई साल भटके, कहीं न जा पाए तो अपने शिष्यों को भेजा, वो भी ना मिले तो घर के लोगों को भी इस काम में लगा दिया। कई बरस दिन रात की मेहनत काम आई और करीब 1500 पन्नों वाले 4 खंडों में दुष्यंत का एक एक शब्द समेट दिया। हिंदी साहित्य में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए इतना बड़ा काम किया हो। दुष्यंत को याद करते हुए वो आज भी अंदर तक भीग जाते हैं। दुष्यंत रचनावली के अलावा उन पर कुछ और किताबें भी विजय बहादुर सिंह ने लिखी हैं। वो अन्य लोगों की तरह ना सोचते थे, जैसे वो मानते थे कि सत्ता कोई ऐसी अजूबा चीज़ नहीं है कि जिसके पास खड़े होने से लेखक की पहचान गायब हो जाती है। और वो भी नहीं मानते थे कि सत्ता के पास जाने के बाद लेखक जो है उसको अपनी रीढ़ भूल जाना चाहिए या अपने घुटने तोड़वा के बैठ जाना चाहिए। ये दोनों बातें वो नहीं मानते थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको अपने ज़माने की बहुत ज़बरदस्त चिंताएँ थीं और अपने ज़माने के चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता था वो। अगर वो नहीं पहचानता तो ये नहीं कहता कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन 2-3 बातों में वो बहुत साफ थे कि एक तो जो भी कुछ लिखा जाए उसके बीच में आलोचक नहीं आए, पाठक और कवि का रिश्ता बने। दूसरी बात यह है कि वो देशजता से भरा हुआ हो, और तीसरी बात ये कि उसमें समझौता परस्ती नहीं हो, माने मूल्य धर्मिता हो। इसलिए उनका जो संग्रह है जलते हुए वन का बसंत, उसमें ये बात वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि आखिर एक कवि के होने का मतलब क्या है। और ये हैं डॉक्टर धनंजय वर्मा, हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर। सारी उम्र पढ़ाया और खूब सम्मान पाया, लेकिन दुष्यंत जिन गालियों से अपने धनंजय को सम्मानित करता था वो आज भी उन्हें भावुक बना देती हैं। दुष्यंत की ढेरों यादें, कुछ बताने लायक और बहुत सी न बताने लायक। एक बार उनके दिल के दरवाजे पर दुष्यंत की दस्तक दीजिए, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते। 77 साल की उम्र, लेकिन दुष्यंत का नाम लेते ही आंखों में 50 साल पुरानी चमक आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वो जितना बड़ा लेखक या कवि था, उससे बड़ा वो इंसान था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आदमी इंसान के रूप में बड़ा नहीं होता, वो बड़ा लेखक नहीं हो सकता। वो इम्पल्सिव था, मैं भी इम्पल्सिव हूँ। जैसे उदाहरण के लिए उसने कोई कविता लिखी और वो बड़ा बेचैन, आवेग का कवि था, ही वाज ए मैन ऑफ ए पैशन। तो उस आवेग में वो चाहता था कि मैं उसको कुछ सुनाऊं, कोई व्यक्ति मिले जिसे मैं सुनाऊं। अच्छा, वो हर किसी को वो इस काबिल भी नहीं समझता था। अजीब बात थी उसमें, एक अजीब समहाउ वी गॉट टुगेदर। हालांकि शुरुआत हमारी भी उसी तरह से हुई थी, द्वंद्व से, लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने गए और झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बिल्कुल झगड़ बैठे, बिल्कुल बच्चों की तरह। इसलिए कि एक बार का प्रसंग है कि वो हम लोग बिल्कुल बिफर पड़े कि अब तुम आई राइट यू ऑफ, तो तुम्हारे लिए ऐसी की तैसी, बिल्कुल गाली गलौज। चले आए, मैं चला आया, वो चला गया अपने घर। शाम को पता चला, घंटी बजी और दुष्यंत दरवाजे पे खड़े हैं। यूँ देखा उसने,
उसके बाद भीतर गया सीधे और माँ के पास आ गया, मेरी माँ के पास। माँ के पास बैठ गया। मैं तेरे से मिलने नहीं आया हूँ, मैं माँ से मिलने आया हूँ। अब मुझे हंसी आ गई। माँ भी हंसने लगी, कहने लगी बेटा तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, अभी बच्चों की तरह लड़ते हो। ये एक बड़ी तीखी बहस हो गई और तू तड़ा गाली गलौज हुआ, झगड़ा हो गया और हम लोग रिटायर हो गए। एक दो जन सोते सोते सो रहे हैं हम लोग, धीरे से उसका हाथ मेरे हाथ पर आया और हाथ उसने दबाया। ये जो हाथ दबाया उसका जो जेस्चर था वो इतना सांकेतिक और इतना संवेदनशील जेस्चर था कि सब कुछ कहा कुछ नहीं, उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। वी यूज टू शेयर और लव्स ऑल्सो, हम अपनी मोहब्बतें और अपनी प्रेमिकाओं के बारे में बात करते थे, बस ये सिर्फ इतना था कि प्रेमिकाएं शेयर नहीं करते थे, जानते ज़रूर थे कि ये फला ये है, फला वो है, फला वो ये है। और अब दोस्तों के बाद कुछ दीवानों की बात। भोपाल के राजुरकर राज दुष्यंत से कभी नहीं मिले, लेकिन अपने भीतर दुष्यंत को वो हमेशा महसूस करते रहे। दुष्यंत की यादों को सहेजने में उन्होंने अनोखा काम कर डाला। 2 कमरे के अपने घर का एक कमरा दुष्यंत को समर्पित कर दिया और वहां एक संग्रहालय बना दिया। कई साल तक एक कमरे में यह संग्रहालय चला। आज यह संग्रहालय बड़ा आकार ले चुका है। दूर दूर से दुष्यंत के चाहने वाले इस संग्रहालय में रोज आते हैं, घंटों बैठते हैं और बच्चों की तरह दुष्यंत के बारे में पूछते हैं। लगातार न केवल दर्शकों का आना जाना चल रहा है, शोधार्थी आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, जो नवोदित लेखक है वो भी आते हैं, जो बड़े लेखक हैं वो भी आते हैं, समाज से जुड़े हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, कलाकार आते हैं, अभिनेता आते हैं। मसलन ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गई है और यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप से संग्रहालय चल रहा है। कहते हैं कि दुष्यंत वो है कि दुष्यंत के जाने के बाद भी ये लगे कि यहाँ कोई शख्स आकर गया हो है। मुझे लगता है दुष्यंत वो है, जहाँ जिस रूप में देखेंगे दुष्यंत आपको मौजूद मिलते हैं। दुष्यंत के बाकी दोस्त एक एक कर विदा हो गए। कमलेश्वर होते तो दुष्यंत के कुछ और नए रूप बताते, अब नहीं हैं तो उनके और कुछ और दोस्तों की राय पर एक नजर डालिए। क्या कहते हैं वो दुष्यंत के बारे में। दुष्यंत की गजलों ने एक बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और वो भूमिका है सांस्कृतिक और इंसानी मूल्यों के एकीकरण और भाषाई सरमाए के साथ लाने की भूमिका। दुष्यंत की गजलों ने हिंदी और उर्दू की जुदा कर दी गई विरासत को जोड़ा है। दरअसल यही काम प्रेमचंद ने किया था। नाजिम हिकमत और पाब्लो नेरुदा की कविताएं अपने देशों में जो और जितना कर सकीं उससे कहीं ज्यादा दुष्यंत की गजलों ने भारतीय लोकतंत्र को बचाने में की है। हम सबों में दुष्यंत अकेला एक ऐसा दोस्त था जिस पर कुछ मामलों में आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे और कुछ मामलों में वो क्या कहेगा क्या करेगा इसका भरोसा नहीं रहता था। उसकी गजलें एक ऐसे आदमी की प्रामाणिक और पीड़ा भरी आवाज थी जो अपने मुल्क को, जो अपनी इस दुनिया को बेहद प्यार करता था। वो बीमार नहीं था, न तन से, न मन से और न आदत से। वो बेहद हंसमुख था, अलमस्त और बेफिक्र। तनाव को गर्द की तरह झाड़ देना वो जानता था। वो वर्तमान की पीड़ा समझता था, उसे आने वाले दिनों पर आस्था थी। दुष्यंत के दिमाग की रचना उन धागों से नहीं हुई थी जिनसे कामयाब नस्ल के आदमी बुने जाते हैं। गलत ताने बाने में उलझकर रह जाना उसकी ट्रेजेडी थी। वो इस अन्याय से भरे संसार में
गलत आकांक्षा की, गलत सजा का शिकार हुआ। शरद जोशी शायद ठीक कहते थे। दुष्यंत कुदरत की गलत सजा का शिकार हो गए। दिसंबर 1975 की उस सर्द रात को दुष्यंत अपने एक दोस्त के घर दावत पर गए। कविताओं के दौर चले और महफिल देर रात तक जमी। लौटकर सो गए। तीसरे पहर सीने में दर्द हुआ, नींद टूट गई। उस रात ढंग का इलाज न मिला और जिंदगी भर किसी से हार न मानने वाला दुष्यंत मौत से हार गया। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। जाहिर है शब्दों की ताकत वक्त की ताकत से कहीं बड़ी होती है। दुष्यंत 37 साल पहले हमारे बीच से चले गए और दुष्यंत की गज़लें तब से आज तक हर पीढ़ी गुनगुना रही है। तो ये था हिंदी गज़लों के राजकुमार दुष्यंत पर हमारा खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।